दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग झारखंड हिस्ट्री के एक अगले सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। और हमने कल जो है वो देखा था व्यक्तिगत सत्याग्रह तक, यानी 1940 तक झारखंड में क्या चल रहा था, इसको हमने अच्छे से देखा था। और अब हम लोग आगे चल रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन, यानी 1942 में ये जो घटना हुई थी ये क्यों हुई थी और इसके पीछे क्या कारण था और किस तरह से ये झारखंड में फैला या इंडिया लेवल पे फैला, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि ये हुआ क्यों। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अगर देखें तो इसी समय में देखिए क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन इसी समय में आता है। और ये क्रिप्स मिशन क्या हो जाता है, जो भी अपने प्रस्ताव लेकर ये आता है उसमें ये फेल हो जाता है, यानी जो कांग्रेस है वो स्वीकार करने से मना कर देती है। तो क्रिप्स मिशन यहाँ पर फेल हो गया। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध जो है ये चल रहा है। इसके अलावा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये भी कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह फेल हो चुका है। इसके अलावा इसी समय में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। अकाल के अलावा भूखमरी की स्थिति है, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये सारे कारण थे जो भारत छोड़ो आंदोलन को प्रेरित करते हैं, यानी इस आंदोलन को करने के लिए गांधी जी को उकसाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसी के बाद क्या होता है कि गांधी जी जो है बम्बई में बैठते हैं। बम्बई के ग्वालियर टैंक में एक बैठक होती है और इसी ग्वालियर टैंक में ये घोषणा कर दिया जाता है। कब? तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी एक भाषण देते हैं और उसमें एक नारा देते हैं, करो या मरो। और इसी नारे के साथ इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी गतिविधियों के बारे में वो बताते हैं कि आंदोलन कैसा चलेगा। स्टार्टिंग में गांधी जी बात करते हैं इस आंदोलन को अहिंसक रखने की। ठीक है, अहिंसक रखने की वो बातचीत करते हैं। लेकिन बाद में जब क्या होता है कि 8 अगस्त के रात को, यानी 9 अगस्त आप कह सकते हैं, 9 अगस्त को क्या होता है कि एक अंग्रेज़ों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर। और इस ऑपरेशन के तहत क्या किया जाता है, जितने भी बड़े नेता हैं उन बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद ये आंदोलन जो है वो आगे बढ़ता है। और यहाँ पे चूंकि बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, इसलिए जो छोटे लेवल के नेता हैं, छोटे छोटे नेता जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। और जो स्थानीय नेता हैं उनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और कई जगह पर स्थानीय नागरिक भी अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस आंदोलन का बैकग्राउंड है, जो कि आप जानते भी होंगे। अब क्या होता है कि धीरे धीरे ये पूरे भारत के लेवल पर फैल जाता है, क्योंकि गांधी जी लोकप्रिय नेता थे, नेहरू लोकप्रिय नेता थे। तो जितने भी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि ये आंदोलन धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में फैलता है, जिसमें बिहार भी प्रमुख था और बिहार के साथ साथ झारखंड भी था। आप जानते हैं कि बिहार का हिस्सा था उस समय में झारखंड। तो यहाँ पे झारखंड में भी इस आंदोलन का एक व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये बैकग्राउंड हुआ। अब हम लोग झारखंड के लोकेशन में देखेंगे कि ये आंदोलन किस प्रकार से चला है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। ठीक है, और कमेंट और शेयर भी आप कर सकते हैं अगर लगातार वीडियो इस तरह का आपको चाहिए, पसंद आ रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड के क्षेत्र में अगर बात करें तो जो झारखंड का गढ़ है, किसी भी आंदोलन का जो गढ़ है वो माना जाता है रांची को। ठीक है, इसके बाद जो है वो हजारीबाग आता है। ठीक है, तो इन दोनों स्थानों पर आप देखेंगे कोई भी विद्रोह हो उसकी शुरुआत या उसका अंत इस क्षेत्र में जरूर होता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रांची में। तो रांची में क्या हुआ है कि अभी गांधी जी गिरफ्तार हो चुके हैं, या और भी जो बड़े नेता हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वजह से जो जनता है, आक्रोश है जनता के अंदर। और जनता क्या कर रही है रांची में, तो एक हड़ताल रख रही है। कब रख रही है, तो 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को रांची में क्या किया जाता है, एक हड़ताल रखा जाता है। क्यों रखा जाता है आप समझ गए होंगे, जो हमने बैकग्राउंड अभी देखा। इसके अलावा क्या किया जाता है कि 9 अगस्त को जब ये हड़ताल रखा जाता है तो इसमें एक प्रमुख नेता है नारायण चंद्र लाहिड़ी। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, इनका नाम है नारायण चंद्र लाहिड़ी। और ये जो नेता हैं इनको इसी हड़ताल के बाद 10 अगस्त को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, 10 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किनको? तो नारायण चंद्र लाहिड़ी। ये क्या कर रहे थे, 9 अगस्त 1942 को हड़ताल कर रहे थे। इसके अलावा क्या होता है कि रांची में ही फिर 14 अगस्त को 1942 को एक
स्कूल के पास से जुलूस निकाला जाता है और वहाँ पे बहुत सारे छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पे छात्र भी गिरफ्तार हो गए ढेर सारे। कब हो गए? 14 अगस्त को एक स्कूल के पास वहाँ पर रांची में, रांची जो जिला स्कूल है वहाँ पर क्या हो रहा था, तो एक जुलूस निकाला जा रहा था। तो याद रखिएगा कहाँ पर ये हो रहा है, तो रांची जिला स्कूल के पास हो रहा है। यहाँ पे जुलूस निकल रहा है, छात्रों को गिरफ्तार किया जाता है। इन छात्रों में कुछ छात्र प्रमुख थे, जो छात्र नेता थे उनको भी गिरफ्तार किया जाता है इन्हीं के समय में। तो इनमें जो एक जानकी बाबू हैं, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है, जानकी बाबू। इसके अलावा एक गणपत है, गणपत, और दूसरे जो हैं वो हैं मथुरा प्रसाद। तो इस तरह से जानकी, गणपत और मथुरा प्रसाद, इन 3 लोगों को भी इसी समय में गिरफ्तार किया जाता है। फिर आगे चल के क्या होता है कि 14 अगस्त के बाद 17 अगस्त का एक दिन आता है। 17 अगस्त को क्या होता है कि रांची में ही एक विशाल जनसभा, ठीक है, विशाल जनसभा को बुलाया जाता है। और जब जनसभा आती है तो आप जानते हैं कि अंग्रेज इस समय में क्या होते हैं, भड़के हुए हैं, और जहाँ भी कोई भी दिखता है उसको ये गिरफ्तार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं, और ये इस समय में रांची जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष थे, और इनका नाम था शिव नारायण मोदी, ठीक है। तो यहाँ पर शिव नारायण मोदी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कौन थे उस समय में? तो ये जिला कांग्रेस जो कमेटी है, ठीक है, जिला कांग्रेस, इतना ही लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, जिला कांग्रेस कमेटी के ये कोषाध्यक्ष थे, ठीक है, कोषाध्यक्ष थे, और इनको इस समय में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये सीन चल रहा है। यानी 9 अगस्त को हड़ताल हुआ, 10 अगस्त को गिरफ्तार कौन हो गए? नारायण चंद्र लाहिरी हो गए। फिर 14 अगस्त को छात्रों द्वारा रांची जिला स्कूल में जुलूस निकाला गया, जिसमें जानकी, गणपत और मथुरा प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। फिर 17 अगस्त को जनसभा हुआ रांची में ही, जिसमें शिव नारायण मोदी का पार्टिसिपेशन था, और ये जिला कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, और इनको भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा क्या हो गया कि 18 अगस्त को, 17 अगस्त के बाद 18 अगस्त को क्या हुआ कि जो ताना भगत है, ताना भगत, अब आपको पता है कि गांधी जी के ये अनुयायी हैं और गांधी जी के कट्टर समर्थक हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि विष्णुपुर के निकट एक थाने में आग लगा देते हैं। तो याद रखिएगा कि विष्णुपुर के पास ये लोग क्या करते हैं, तो थाने को जला देते हैं, ठीक है, थाने में आग लगा देते हैं। कौन लगा देते हैं? ताना भगत लगा देते हैं। इसके अलावा 22 अगस्त को भी हड़ताल होता है और रेल पटरियों को उखाड़ा जाता है। तो सारा इंपॉर्टेंट नहीं है डेट, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 22 अगस्त को एक नाम इंपॉर्टेंट होता है, और ये है पीसी मित्रा का नाम, ठीक है। तो पीसी मित्रा एक क्रांतिकारी नेता थे, तो ये यहाँ पर रेल पटरियों को उखाड़ देते हैं, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, और इसी समय में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा रांची में बिजली वगैरह काटा गया, और बहुत सारे सरकारी जो दफ्तर थे वहाँ पे आग लगाया गया, आगजनी हुई, बहुत सारे लोग यहाँ पर गिरफ्तार भी हुए। और इसके अलावा लोहरदगा के एक नदिया उच्च विद्यालय है, वहाँ पे राष्ट्रीय झंडा कुछ छात्रों ने फहराया था, और गुमला में भी कुछ हड़ताल जो है वो हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बन सकते हैं। 2-4 नाम और रांची के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, जिनमें आपको विमल दास गुप्ता मिलेंगे, केशव दास गुप्ता मिलेंगे, और सत्यदेव साहू मिलेंगे, लेकिन सबका नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो आप पीसी मित्रा तक याद रखेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट बस याद रख लीजिएगा कि लोहरदगा में एक स्कूल है जहाँ पे राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था, और उस स्कूल का नाम है नदिया उच्च विद्यालय, ठीक है। तो ये है नदिया हाई स्कूल है, और यहाँ पे क्या हुआ था, तो राष्ट्रीय झंडा को फहराया गया था, राष्ट्रीय झंडा, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको याद रखना है। यानी रांची में कितने सारे घटनाओं को अंजाम दिया गया। अब हम लोग चलेंगे हजारीबाग के क्षेत्र में क्या चल रहा था इस समय में। तो देखिए, हजारीबाग के क्षेत्र में भी इस समय में कई नेता जो थे वो अपना भागीदारी निभा रहे थे। तो इन नेताओं में सबसे इम्पोर्टेंट नेता हैं राम नारायण सिंह, ठीक है, राम नारायण सिंह। तो याद रखिएगा कि राम नारायण सिंह कहाँ पर हैं, तो ये हैं हजारीबाग में। अब राम नारायण सिंह को क्या किया जाता है, तो इनको 10 अगस्त को बंदी बनाया जाता है, और इनके साथ एक और हैं सुखलाल सिंह, सुखलाल। तो पूछा जाता है कि ये लोग कहाँ से आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आपको ध्यान रखना है कि हजारीबाग से। तो इनको क्या किया जाता है, 10 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है, और हजारीबाग जेल में डाल दिया जाता है। फिर क्या होता है कि जब ये गिरफ्तार हो जाते हैं, तो 11 अगस्त को एक नाम हजारीबाग के क्षेत्र में आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं, और उनका नाम है सरस्वती देवी, ठीक है, सरस्वती देवी। तो 11 अगस्त को क्या होता है, तो यहाँ पे सरस्वती देवी जी भी आंदोलन करती हैं, और इनको 11 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, इनको भी। इसके अलावा क्या होता है कि जब इनको गिरफ्तार किया जाता है, तो इनको
हजारीबाग से उठा के भागलपुर जेल में ले जाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, भागलपुर जेल। लेकिन जब इनको ले जाया जा रहा था तो इनकी जो बस थी, तो इस बस पर क्या किया गया, छात्रों के द्वारा अटैक किया गया, ठीक है। छात्रों ने क्या किया, इस बस पर अटैक किया और सरस्वती देवी को छुड़ा लिया, ठीक है। तो इनको यहाँ पे आज़ाद करा लिया। हालांकि पुलिस ने बाद में इनको दोबारा अरेस्ट कर लिया, कब, तो 14 अगस्त को, ठीक है। तो हुआ क्या, 11 अगस्त को सरस्वती देवी गिरफ्तार हुई, इनको भागलपुर जेल ले जाया जा रहा था। और फिर इनको क्या हुआ कि 12 अगस्त को छात्रों ने उस बस पे धावा बोला और इनको छुड़ा लिया। लेकिन 14 अगस्त को ये दोबारा गिरफ्तार हो गई, ठीक है। तो हजारीबाग के क्षेत्र में ये चल रहा था। इसके अलावा एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि 14 अगस्त को ही क्या किया गया, हजारीबाग का जो उपायुक्त का जो कार्यालय है, यानी जो कमिश्नर का ऑफिस है, इस कमिश्नर के ऑफिस पे जो यूनियन जैक था उसको उतार कर राष्ट्रीय झंडा यहीं पे फहराया गया था। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। कहाँ पर फहराया गया था, तो यहाँ पे जो कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पर, ठीक है, कमिश्नर का ऑफिस के पास ये काम हुआ था। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण को 9 नवंबर 1942 को जब गिरफ्तार किया गया तो हजारीबाग जब इनको 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था तो ये हजारीबाग के सेंट्रल जेल में ही रखे गए थे। तो थोड़ा सा इनके बारे में अलग से बात करते हैं। तो जो जेपी हैं यानी जयप्रकाश नारायण हैं, इनको जब 9 अगस्त को अरेस्ट किया गया, 9 अगस्त 1942 को, तो कहाँ रखा गया, तो हजारीबाग के सेंट्रल जेल में ही रखा गया। और इनके साथ 5 साथी और थे। तो ये हजारीबाग के सेंट्रल जेल में आए और इन्होंने क्या किया कि 9 नवंबर को, याद रखिएगा, 9 नवंबर 1942 को, यहाँ पे ये दिवाली का दिन था, इसी दिन ये यहाँ से अपने साथियों के साथ जेल से भाग गए, ठीक है, जेल से भाग गए। तो इनके साथ साथ कौन थे जेपी के साथ, तो याद रखिएगा, नाम कभी कभी पूछता है। तो इनके साथ एक थे शालिग्राम सिंह, ठीक है, शालिग्राम सिंह। दूसरे थे गुलाबी सोनार। तीसरे थे रामानंद मिश्र। चौथे थे सूरज नारायण। और 5वें थे योगेंद्र शुक्ल। तो ये लोग यहाँ से 5 लोग जो थे, और जेपी को ले लें अगर, तो 6 लोग जो थे वो जेल से फरार हो गए। और जेल से फरार होने के बाद जेल में बंद जो यहाँ पे और भी कुछ लोग थे, जैसे इन लोगों 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग जो है जेल से जब भाग गए तो कुछ लोग और जेल में थे पहले से, तो उनको क्या किया गया कि वहाँ से हटा के भागलपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि भागलपुर स्थानांतरण किसका किया गया, भागलपुर जेल में, हो सकता है ये क्वेश्चन भी बन जाए। तो भागलपुर जेल में जिनका स्थानांतरण किया गया है उनमें थे राम नारायण सिंह, जिनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था, हमने पीछे देखा था। तो राम नारायण सिंह को यहाँ कर दिया गया, और दूसरे सुखलाल, इन दोनों के बारे में हमने पहले ऊपर में देखा था। तो राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को इनको यहाँ से स्थानांतरित करके कहाँ भेज दिया गया, भागलपुर जेल। और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, वो थे कृष्ण वल्लभ सहाय, ठीक है, कृष्ण वल्लभ सहाय। तो ये 3 लोग हैं। इसको अगर आपको ट्रिक याद रखना है कि भागलपुर जेल में किसको स्थानांतरित किया गया, तो इस तरह से याद कर लीजिए, RSK, यानी राम नारायण, सुखलाल और कृष्ण वल्लभ सहाय। अब आप कहेंगे कि R से तो कुछ भी हो सकता है, रामानंद भी हो सकता है। तो अगर आप बार बार इस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा। यानी RSK को कहाँ स्थानांतरित किया गया, भागलपुर, ठीक है, RSK। और जेल से कौन कौन भागा, तो शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, रामानंद, सूरज नारायण, योगेंद्र शुक्ल और जयप्रकाश नारायण। तो इसको भी आप अगर रिपीट करेंगे तो याद हो गया। तो हजारीबाग में यही सीन चला, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो हजारीबाग में क्या हुआ, 10 अगस्त को राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह गिरफ्तार हुए। 11 अगस्त को सरस्वती देवी वहाँ सभा कर रही थी, इनको भी गिरफ्तार किया गया। इनको भागलपुर जेल ले जाया जा रहा था, तभी 12 अगस्त को छात्रों ने अटैक कर दिया और इनको वहाँ से छुड़ा लिया। लेकिन वापस से 14 अगस्त को ये गिरफ्तार हो गई। इसके अलावा राष्ट्रीय झंडा यहाँ पर फहराया गया है कमिश्नर के ऑफिस के ऊपर। इसके अलावा क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण जो हैं, जो कि 9 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे और हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखे गए थे, ये 9 नवंबर 1942 को दिवाली के दिन भाग जाते हैं, ठीक है, जेल से भागते हैं। लेकिन इनके साथ 5 लोग और रहते हैं, जिसमें शालिग्राम हैं, गुलाबी हैं, रामानंद हैं, सूरज हैं और योगेंद्र शुक्ल हैं। अब क्या होता है कि जब ये लोग भाग जाते हैं जेल से,
तो कुछ लोग और जेल में हैं, उनको भागलपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है ताकि वो भी ना भाग जाएं। और इसमें राम नारायण सिंह हैं, इसके अलावा सुखलाल सिंह हैं, फिर कृष्ण वल्लभ सहाय हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब थोड़ा सा ये देख लीजिए कि ये लोग जो भागते हैं ये भाग के कहाँ जाते हैं, तो ये लोग जाते हैं नेपाल। ठीक है, नेपाल जाते हैं और नेपाल में ही एक दस्ता बनाते हैं जिसका नाम है आज़ाद दस्ता, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका में रहती है। नेपाल में ही जाके ये लोग क्या करते हैं, आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं। और आज़ाद दस्ता में जो हथियार का ट्रेनिंग है या फिर जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है उसको जो ट्रेनिंग देने का काम है वो कौन करता है, तो उनका नाम है, जो ट्रेनर है वहाँ पे उनका नाम था नित्यानंद सिंह। तो याद रखिएगा कि नित्यानंद सिंह जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे। अब हम लोग आगे चलते हैं। रांची हमने देख लिया, हमने हजारीबाग देख लिया, अब हम लोग थोड़ा पलामू को देखते हैं। तो देखिए पलामू में क्या हुआ कि 10 अगस्त को डाल्टनगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा किया गया। ठीक है, आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस ऑफिस था अंग्रेज़ वहाँ पर कब्जा कर रहे थे, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। इसके अलावा 11 अगस्त को यहाँ पे एक जुलूस निकाला गया, 11 अगस्त को। और ये किसने निकाला, तो जपला मजदूर संघ के सचिव थे मिथिलेश कुमार सिंह। तो याद रखिएगा, जपला सीमेंट फैक्ट्री आप जानते ही हैं पलामू में है, तो इसी जपला के जो मजदूर संघ है उसके सचिव कौन थे, मिथिलेश कुमार सिंह थे। तो मिथिलेश कुमार सिंह जो है यहाँ पे एक जुलूस निकालते हैं और जुलूस निकाल के अंग्रेज़ों का विरोध करते हैं, लेकिन इसको आगे चल के इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा 13 अगस्त को क्या होता है कि यहीं पर पलामू के छात्रों द्वारा जुलूस निकाला जाता है। इसमें 2 नाम हैं, नंदलाल और दशरथ। तो नंदलाल और दशरथ हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मिथिलेश कुमार सिंह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नंदलाल और दशरथ को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है, ये छात्र नेता रहते हैं। इसके अलावा डाल्टनगंज जो डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे तोड़फोड़ की जाती है। और फिर लातेहार में एक 18 अगस्त को जुलूस निकलता है। 18 अगस्त को कहाँ पर, लातेहार में भी एक जुलूस निकलता है। और डाल्टनगंज में विष्णु प्रसाद और गनौरी सिंह, यहाँ पे 1 वर्ष का इन लोगों को जेल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि डाल्टनगंज में 1 साल की सज़ा हो रही है, किसको किसको, 1 ईयर की सज़ा हो रही है। एक का नाम है विष्णु प्रसाद और दूसरा का नाम है गनौरी सिंह, गनौरी। तो विष्णु और गनौरी इन दोनों को 1 वर्ष का सज़ा हो रहा है, कहाँ पर, डाल्टनगंज में। इसके अलावा क्या होता है, लेस्लीगंज में एक और व्यक्ति हैं धनुष प्रसाद सिंह, इनको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, लेस्लीगंज में एक नाम और आ गया, धनुष प्रसाद सिंह। तो लेस्लीगंज में धनुष है, बस इतना ही याद रखिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें नेता हैं, लेकिन एक नेता और इम्पोर्टेंट है और इनका नाम है राजेश्वरी सरोज दास। ये महिला है, राजेश्वरी सरोज दास। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, ये भी पलामू के क्षेत्र में इस आंदोलन को आगे बढ़ाती हैं। तो देखिए इसको कैसे याद रखें हम लोग, तो पलामू के क्षेत्र में देखिए 11 अगस्त को क्या हुआ, जपला सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर संघ के सचिव थे मिथिलेश कुमार सिंह, ये आंदोलन करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर 13 अगस्त को नंदलाल दशरथ हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डाल्टनगंज में 1 साल का सजा विष्णु प्रसाद और गनौरी सिंह को हो रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लेस्लीगंज में तो धनुष सिंह है और राजेश्वरी सरोज दास भी पलामू के क्षेत्र में ये मजदूर और किसानों को संगठित करती हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाती हैं। तो इस तरह से इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आगे बढ़ें तो सिंहभूम के क्षेत्र में अगर देखें तो यहाँ पर भी हड़ताल जो है वो लगातार हो रहा है और यहाँ पे कुछ नेता हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गिरफ्तार हो रहे हैं। तो कौन कौन से नेता हैं सिंहभूम में देखा जाए तो ये दोनों ही मिल के आ जाता है। ज़्यादातर जमशेदपुर के क्षेत्र में आप जानते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलती थी, तो इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ नाम है, कुछ बंगाली नेता हैं जिसमें MK घोष हैं, ठीक है, MK घोष। इसके अलावा एक NA बैनर्जी हैं और एक त्रेता सिंह, त्रेता। तो MK घोष, NA बैनर्जी और त्रेता सिंह, ये 3 लोग हैं जो इस क्षेत्र में आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा एक जो नाम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो है रामानंद तिवारी। ठीक है, रामानंद तिवारी क्यों इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात नीचे करते हैं। तो देखिए ये हम लोग बात कर रहे हैं जमशेदपुर के क्षेत्र में या आप कहें सिंहभूम के क्षेत्र में, इधर हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ पे नाम है इनका रामानंद तिवारी। कहाँ पर मिलेंगे, ये जमशेदपुर में मिलेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे विद्रोह करते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ जो सिपाही हैं ये सिपाही विद्रोह करवाते हैं।
यानी सिपाहियों को साथ लेकर विद्रोह करवाते हैं। और क्या होता है कि जमशेदपुर में 60 सदस्यों की ये ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम है इनकलाबी सिपाही दल। याद रखिएगा, रामानंद तिवारी क्या कर रहे हैं, तो 60 लोगों का एक ग्रुप बना रहे हैं, 60 मेंबर थे इसमें, और नाम है इसका इनकलाबी सिपाही दल। और इसी के साथ सरकार मतलब अंग्रेज़ों के साथ ये लड़ाई लड़ते हैं। बाद में इनको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर, और भी कई नाम हैं लेकिन सारा नाम याद होगा नहीं। रामानंद तिवारी का नाम याद रखिएगा, ये आपका सिंहभूम के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है, और इनकलाबी सिपाही दल का गठन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसके अलावा M.K. घोष, N.A. बनर्जी और त्रेता सिंह का नाम याद रखिएगा, जो कि सिंहभूम के क्षेत्र में थे। अब हम लोग चलते हैं आगे हमारा जो डिस्कशन है वो मानभूम के क्षेत्र में थोड़ा सा अगर देखें तो मानभूम के क्षेत्र में 2 नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये जो रीजन था बंगाल वाला, यहाँ पे ये मानभूम वाला क्षेत्र है। तो मानभूम में क्या है एक बार देखते हैं। पुरुलिया वाला जो क्षेत्र है वो मानभूम में। तो यहाँ पे एक नेता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो है वीर राघवाचार्य। ठीक है, तो वीर राघवाचार्य आपको यहाँ पे मिलेंगे, वीर राघवाचार्य। ठीक है, कलर अगर चेंज कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहे, कलर को कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, तो वीर राघवाचार्य को याद रखिएगा, ये किस क्षेत्र में है, मानभूम के क्षेत्र में है। इसके अलावा अगर मानभूम के क्षेत्र में देखें, एक नाम और याद कर सकते हैं, पूर्णेंदु मुखर्जी। पूर्णेंदु मुखर्जी भी इस क्षेत्र में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और एक लास्ट नाम होगा अतुल चंद्र घोष का, इनका भी नाम याद रख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा नाम है इस क्षेत्र में, लेकिन सबका नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। अलग अलग टाइम पीरियड पे ये लोग वही आंदोलन करते हैं, जुलूस निकालते हैं, ये सारा काम मानभूम के क्षेत्र में करते हैं। अब संथाल परगना के अगर रीजन में आए तो संथाल परगना में एक नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको देखना जरूरी है। मान लीजिए ये झारखंड का मैप है, तो यहाँ पे संथाल परगना है, संथाल परगना। और संथाल परगना में एक नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये नाम है विनोदानंद झा का। ठीक है, विनोदानंद झा। ये जो है देवघर से जुलूस निकालते हैं, देवघर से। ठीक है, और पुलिस इनको भिखना पहाड़ी पटना से गिरफ्तार करती है और इनको कहाँ भेज देती है, तो भागलपुर जेल भेज देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा भागलपुर जेल भेज देती है। लेकिन ये गिरफ्तार कहाँ से होते हैं, तो ये होते हैं भिखना पहाड़ी पटना से। ठीक है, तो याद रखिएगा भिखना पहाड़ी पटना से गिरफ्तार होते हैं और इनको भेज दिया जाता है भागलपुर जेल में। नाम है विनोदानंद झा। इसके अलावा संथाल परगना में गोड्डा जो कचहरी है वहाँ पे राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है 13 अगस्त को। तो ये डेट वगैरह उतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक आध नाम और इस क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है, जैसे देवघर में देखिए एक जगह है सारवा, वहाँ पर क्या हुआ था, एक समानांतर सरकार बनाई गई थी। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, यहाँ पर समांतर सरकारें कई जगहों पर बनाई गई थी। ठीक है, समांतर सरकारें मतलब वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरह से समाप्त करके अपनी सरकार बनाई गई थी। इनमें आप जानते हैं कि बलिया था। ठीक है, बलिया, सतारा और मिदनापुर था। ये नेशनल लेवल पर तीनों जगह जो था काफ़ी फेमस था। इसी तरह से जो देवघर है वहाँ पे एक सारवा नाम का जगह है, सारवा में ये समानांतर सरकार बनाया गया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दुमका में आप देखेंगे कि दुमका में कुछ नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, और दुमका में कुछ नेता हैं जिनको गिरफ्तार किया जाता है इसी आंदोलन के दौरान, जिसमें एक हैं जाम्बवंती देवी। ठीक है, तो जाम्बवंती देवी को याद रखिएगा, दुमका में है। इसके अलावा एक हैं प्रेमा देवी। तो प्रेमा देवी और जाम्बवंती देवी, इन दोनों को दुमका के क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा एक और नाम है कृष्ण प्रसाद। तो ये भी दुमका में ही है, कृष्ण प्रसाद। और ये कृष्ण प्रसाद इसलिए ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़िया जत्था बनाते हैं ये। ठीक है, पहाड़िया जत्था यानी कुछ लोगों को इकट्ठा करके, कम से कम 5 लोगों को ये इकट्ठा करके एक पहाड़िया जत्था बनाते हैं, और पहाड़िया जत्था के माध्यम से ये आंदोलन करते हैं। इसके अलावा एक दो नाम और इम्पोर्टेंट हो जाता है। गोड्डा, पाकुड़ और दुमका के क्षेत्र में ये लोग पहाड़िया सरदारों के सहयोग से आगे बढ़ा रहे थे आंदोलन को। इसमें एक नाम है प्रफुल्ल चंद्र पटनायक का। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। ठीक है, तो याद रखिएगा
और कहा जाता है कि प्रफुल्ल चंद्र पटनायक का जो प्रभाव था वो इतना ज़्यादा था कि एक परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य था बादल मल पहाड़िया। ये क्वेश्चन में पूछा भी गया, ठीक है। बादल मल पहाड़िया ये एक घर का एकलौता सदस्य था, वो भी इनके ग्रुप में शामिल हो जाता है, क्योंकि ये पहाड़िया लोगों को ही शामिल करते हैं और इसी के माध्यम से आंदोलन चलाते हैं। तो याद रखिएगा, बादल मल पहाड़िया जो कि एकलौता सदस्य था अपने फैमिली का, वो भी इसमें शामिल हो जाता है। हालांकि बाद में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गोड्डा जेल में बादल मल पहाड़िया की मृत्यु हो जाती है। तो कहाँ होता है? गोड्डा जेल में हो जाता है। इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। तो इस तरह से ये भारत छोड़ो आंदोलन को हमने देखा था। और एक चीज़ और है कि हरिराम एक गुडगुनिया है, एक पत्रिका चलाते हैं। ये डायरेक्टली आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं। देवघर से ये एक पत्रिका चलाते हैं और उस पत्रिका का नाम है साइक्लो स्टाइल बुलेटिन, ठीक है। साइक्लो स्टाइल बुलेटिन, तो ये एक पत्रिका है और इस पत्रिका के माध्यम से वो लोगों को जागरूक करते हैं आंदोलन के बारे में। जो भी आंदोलन चल रहा है उसके बारे में छापते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इनका नाम है हरिराम गुटगुनिया, ठीक है, हरिराम गुटगुनिया। इसके अलावा एक और नेता हैं जो कि वाचस्पति त्रिपाठी के नाम से जाने जाते थे और कहा जाता है कि यही आखिरी नेता थे जो झारखंड के क्षेत्र से गिरफ्तार होते। वाचस्पति त्रिपाठी, तो ये लास्ट नेता हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें ध्यान से तो संथाल परगना के क्षेत्र में आपको दिखाई देगा पहला नाम विनोदानंद झा का। तो विनोदानंद झा क्या करेंगे? तो ये एक यहाँ पे भिखना पहाड़ी जाएंगे, वहाँ से गिरफ्तार होंगे और भागलपुर जेल में इनको बाद में रखा जाएगा। इसके अलावा सारवा में क्या होगा? समानांतर सरकार बनेगा, जो हमने देखा। फिर दुमका से 3 लोगों को हमने देखा, जामवंती देवी, प्रेमा देवी और कृष्ण प्रसाद। कृष्ण प्रसाद क्या करेंगे? तो पहाड़िया जत्था का गठन करेंगे। इसके अलावा एक नाम और देखा हमने प्रफुल्ल चंद्र पटनायक का, जो कि इसी क्षेत्र संथाल परगना में काम कर रहे थे और ये पहाड़िया लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। तो एक घर का एकलौता मेल सदस्य था, पुरुष सदस्य था, बादल मल पहाड़िया, तो वो भी इनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। हालांकि बाद में इसको गिरफ्तार करके गोड्डा जेल में रखा जाता है, वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा देवघर के क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं हरिराम गुटगुनिया। ये क्या कर रहे हैं? तो एक पत्रिका निकाल रहे हैं जिसका नाम है साइक्लो स्टाइल बुलेटिन, तो ये भी याद रखिएगा। और आखिरी नेता पूछा जाए आपसे कि झारखंड के क्षेत्र में कौन गिरफ्तार होता है, तो इनका नाम है वाचस्पति त्रिपाठी। तो इस प्रकार से आपने इस भारत छोड़ो आंदोलन को समझा होगा। कहाँ कहाँ पे कौन से नेता थे उसकी हमने बातचीत कर ली है। और इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देखते हैं तो आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।